आप सबका YouTube चैनल राजपूत ब्लड लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube चैनल पर आपको विभिन्न राजपूत योद्धाओं के बारे में सही एवं सटीक जानकारी मिलेगी तथा हम उन राजपूत योद्धाओं के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें इतिहास के पन्नों में कम जगह मिली और जिनके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बात करेंगे, जिसे हम न केवल जानते हैं बल्कि गौरव की एक अनुपम अनुभूति के रूप में याद भी करते हैं। शक्ति, शौर्य एवं साहस का दूसरा नाम थे पृथ्वीराज। अपने जीवन के अंतिम युद्ध की पराजय में भी प्रत्येक भारतीय विजय तुल्य गर्व का ही आभास करता है, क्योंकि वह श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं के प्रतीक थे। अन्यथा कौन हारे हुए दुश्मन को भी जीवन दान दे देता है। तो आज हम यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज के जन्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, परंतु एक तथ्य के अनुसार उनका जन्म सन 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान एवं माता कपूरा देवी के यहाँ गुजरात में हुआ था। सोमेश्वर स्वयं एक कुशल एवं निपुण सम्राट थे। यही कारण था कि उन्होंने पृथ्वीराज की शिक्षा दीक्षा पर समुचित ध्यान दिया, लेकिन 11 वर्ष की आयु में ही पिता की छत्र छाया उठ गई। अल्प आयु में पृथ्वीराज के कंधों पर प्रतिष्ठित चौहान साम्राज्य का भार आ गया, किंतु अपनी मां कपूरा देवी एवं प्रधान कैमास की देखरेख व कुल गुरु आचार्य गुरुराम के सानिध्य में शिक्षा का कर्म जारी रहा। पृथ्वीराज 64 कलाओं, 14 विद्याओं एवं 6 विभिन्न देश की भाषाओं में दक्षता प्राप्त थी। पृथ्वीराज के जिस विद्या के बारे में हम सर्वाधिक परिचित हैं वह है उसकी शब्दभेदी धनुर्विद्या कला में पारंगतता, क्योंकि यही वह पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने अपने साथी चंद्रबरदाई के कहने भर में ही बिना देखे ही मोहम्मद गोरी को अपने तीर से भेद दिया था। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है, किंतु ये सत्य है कि पृथ्वीराज पर धनुर्विद्या में उस काल में कोई मुकाबला नहीं था। पृथ्वीराज तृतीय के मन में चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्वप्न बचपन में ही जन्म ले चुका था। एक बार कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने जंगल में शेर से मुकाबला होने पर उस शेर को अपने दोनों हाथों से मार गिराया था। पृथ्वीराज मात्र 14 वर्ष की आयु में गुड़गांव के शासक नागार्जुन ने जब दिल्ली की अधीनता नहीं स्वीकारी तो उन्होंने उस पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज ने मात्र 16-17 वर्ष की आयु में ही इस योद्धा को अपने अधीन बना लिया था। पृथ्वीराज के बारे में विभिन्न प्रकार के तथ्य मौजूद है कि पृथ्वीराज कोई बड़ी उम्र के ना होके मात्र 26 वर्ष की आयु में ही सम्राट बन चुके थे। पृथ्वीराज के विवाह के संदर्भ में भी एक रोचक तथ्य है कि जब पृथ्वीराज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला तो कन्नौज शासक जयचंद उसी दिन से पृथ्वीराज के विरुद्ध हो गए और उसे पराजित करने के बारे में सोचने लग गए। जयचंद सीधा संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे, बस मौके की तलाश में लगे रहे। दोनों परस्पर संबंधी थे। दिल्ली के तत्कालीन महाराजा अनंगपाल से भी दोनों के संबंध थे। अनंगपाल पृथ्वीराज के नाना थे। जयचंद को उम्मीद थी कि निसंतान अनंगपाल दिल्ली का साम्राज्य उसे देंगे, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज सफल रहा तो दोनों में द्वेष ने जन्म ले लिया। जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए अपनी बेटी संयोगिता के लिए आयोजित स्वयंवर में सभी प्रमुख राजाओं को आमंत्रित किया, किंतु पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया गया। बात यहाँ तक नहीं थी, द्वेषवश जयचंद ने पृथ्वीराज की प्रतिमा राजमहल के द्वार पर लगाकर हंसी का पात्र बनाना चाहा। युवा पृथ्वीराज यह सब कैसे सहन करते और उसने दल बल सहित कन्नौज पर हमला बोल दिया और संयोगिता को सभी राजा महाराजाओं के सामने अपने घोड़े पर बिठाकर दिल्ली की ओर चल पड़े। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज की वीरता एवं साहस के बारे में। जब मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के राज्य पर हमला किया तब फरिश्ता के अनुसार
2 लाख अश्वारोही एवं 3000 गज के साथ पृथ्वीराज ने भी उस पर हमला बोल दिया। दिल्ली अजमेर राज्य के सभी छोटे बड़े सहयोगी राज्य के सामंत व सिपाहियों के साथ पृथ्वीराज थानेश्वर से 14 मील की दूरी पर स्थित तराइन नामक स्थान पर गोरी से कड़ा मुकाबला हुआ। राजपूतों ने युद्ध प्रारंभ होते ही प्रचंड वेग से आक्रमण कर गोरी की सेना की व्यूह रचना बिगाड़ दी। स्वयं गोरी ने चारों ओर से गिरकर राजपूती सेना से हार स्वीकार कर ली एवं घायल भी हो गया, किंतु एक खिलजी सैनिक के सहयोग से वह किसी तरह युद्ध के मैदान से बाहर भाग निकला। पृथ्वीराज के रासों के अनुसार पृथ्वीराज ने 3 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया एवं तीनों बार ही उसे माफ कर दिया गया। आगे बात करते हुए हम देखते हैं कि अपने सुल्तान को युद्ध भूमि छोड़ते देखकर मुस्लिम सेना भी कई बार भागी एवं इस प्रकार पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गोरी की कई बार पराजय हुई। इस हार के बाद गोरी गजनी चला गया, किंतु अपनी पराजय को नहीं भूल पाया। इसी के साथ यह तर्क भी दिया जाता है कि पृथ्वीराज ने 7 बार मोहम्मद गोरी को बंदी बनाया। यह तर्क हमीर महाकाव्य के अनुसार है तथा 7 बार भी उसको माफ़ कर दिया गया। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद जरूर है। गोरी के गजनी चले जाने के बाद उसने तुर्क, अफगान तथा अन्य जातियों के 1,20,000 सैनिकों के साथ 1 वर्ष में ही पुनः हिंदुस्तान की ओर कूच किया और पुनः तराइन के मैदान में ही डेरा डाला। पृथ्वीराज को भी गोरी के आगमन की सूचना मिली तो उसने हिंदू भारत की स्वतंत्रता को शत्रुओं से बचाने के लिए पूर्व की तरह राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया। प्रत्युत्तर में समान संदेश मिला। लगभग 150 राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज का नायकत्व स्वीकार कर एक झंडे के नीचे आना भारतीय इतिहास में एक अनुपम उदाहरण है। परंतु युद्ध प्रारंभ होने पर हिंदू अश्वारोहियों ने मुसलमानों की गति को अवरुद्ध कर दिया। यह देखकर गोरी ने कुटिलता एवं अपनी चाल एवं जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज को उस युद्ध के मैदान में हरा दिया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक भीषण संग्राम हुआ और गोरी के सेना नायकों ने पूर्व चाल से काम किया। इस प्रकार पृथ्वीराज की तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हुई एवं पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले जाया गया। वहाँ पर उसने पहले सुल्तान को मारा और फिर वह मारा गया, यह तथ्य है। इस बारे में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि जब पृथ्वीराज के दरबार में कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज से मिलने गजनी गए तब उन्हें पृथ्वीराज की हालत देखकर उन पर तरस आ गया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल ली थी। इस पर चंद्रबरदाई एवं पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के वध की योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने गोरी के समक्ष जाकर यह कहा कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाने में पारंगत है तथा वह बिना देखे लक्ष्य को भेद सकते हैं। इस पर गोरी ने यह देखने की इच्छा प्रकट की। दरबार सजाया गया एवं पृथ्वीराज के बेड़ियां वगैरह खोल दी गई तथा पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाने की अनुमति प्रदान की गई। पृथ्वीराज ने कहा कि वह तभी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे जब स्वयं मोहम्मद गोरी इस तरह का आदेश दें। तब चंद्रबरदाई ने उन्हें एक संकेत दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इस पर पृथ्वीराज ने गोरी की स्थिति एवं जगह को भांपते हुए सीधे गोरी पर बाण चला दिया तथा गोरी की वहीं पर हत्या हो गई। इस पर पृथ्वीराज एवं चंद्रबरदाई ने दोनों एक दूसरे को तलवार मारकर आत्म बलिदान कर दिया। हालांकि इस घटना पर इतिहासकारों में कई मतभेद है, इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। एक तथ्य यह भी है कि पृथ्वीराज की समाधि अफगानिस्तान के गजनी में अभी भी मौजूद है। वहां पर पृथ्वीराज की समाधि मोहम्मद गोरी की समाधि के साथ है तथा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के लोग गजनी की समाधि को भगवान का दर्जा देते हैं एवं पृथ्वीराज की समाधि को शैतान का दर्जा देते हुए उन्हें उनकी समाधि को जूतों एवं चप्पलों से मारा जाता है। लेकिन जब यह जानकारी शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति को पड़ी, शेर सिंह राणा वो व्यक्ति है जिसने फूलन देवी जो कुख्यात डाकू थी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब शेर सिंह राणा ने तिहाड़ जेल को
तोड़ के वह अफगानिस्तान के गजनी शहर गए एवं वहाँ से पृथ्वीराज की समाधि वापस ले आए। जो भी हो, पर यह सत्य है कि पृथ्वीराज भारतीय गौरव थे और उनका राजपूती आन बान एवं शान के साथ अंत हुआ। उनकी इस पराजय में भी विजय का भाव निहित है, क्योंकि एक राजपूत अपनी शान बान और मान के अनुरूप जीता है एवं उसी के अनुरूप मरता है, वह कभी भी पराजित नहीं कहलाता है। पृथ्वीराज ऐसे ही जिए और ऐसे ही स्वर्ग को चले गए। यही कारण है कि उनका नाम आज भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। छत्रप्रदाई के निम्न दोहे में पृथ्वीराज चौहान की वीरता उल्लेखित होती है। दिन पलटियो पलटी घड़ी, पलटी हाथ कबाण, पीथल एही वार सूं, दिन पलटियो चहुआ।